Hello students, welcome to Ambitious Sahil. I am Priya. Today I will teach you psychology. So let's start with chapter number 1, that is Introduction to Psychology. So students, basically we will discuss different fields of psychology, scientific approach of psychology, some misconceptions and applications of psychology one by one. So students, let's talk about scientific approach. In this scientific approach, we will discuss some steps that we have to follow while making a hypothesis. So students, फर्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस फॉर्मेशन. हाइपोथेसिस फॉर्मेशन मतलब आप कोई सिचुएशन लेकर चल रहे हो तो उस सिचुएशन को आपने उस मतलब प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है. ठीक है. इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जब आपने एक हाइपोथेसिस बना ली तो फिर हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड डेटा कलेक्शन करना शुरू कर देंगे, एविडेंसेस इकट्ठे करेंगे बेसिकली. ठीक है. जब सारा डेटा हमने इकट्ठा कर लिया फिर उस डेटा का करना क्या है, उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे. ठीक है. सो डेटा को एनालाइज करने के बाद हम लोग उसमें से कंक्लूजन्स निकालेंगे कि ये जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इतना सारा डेटा इकट्ठा किया है, उसको एनालाइज किया है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बाहर निकालेंगे. ठीक है. तो ये सारा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक साइंटिफिक अप्रोच काम करती है. ठीक है. ऑल्सो वी विल डिस्कस डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी. तो अलग अलग फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की. सबसे पहली है क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी, देन सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी. तो ये सारे फील्ड्स साइकोलॉजी के हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है. देन इसके बाद कुछ मिसकंसेप्शंस भी पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी और अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में, तो उन मिसकंसेप्शंस को कैसे ओवरकम करेंगे वो भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. एट लास्ट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है. तो एप्लीकेशंस एंड स्कोप मतलब कि साइकोलॉजी हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में कैसे हमारी मदद करती है कि हम लोग कैसा एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लें, या फिर कोग्निटिव बायसेस कैसे यूज़ होते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी मीन्स साइकोलॉजी तो एक अलग सब्जेक्ट है. ठीक है. तो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ इसका क्या लेना देना है वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी बेसिकली एक स्टडी है ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की. तो जो साइकोलॉजी वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दैट इज साइकी विच मीन्स माइंड, सोल, स्पिरिट एंड लोगोस. साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगोस. साइकी का मतलब होता है माइंड, सोल या स्पिरिट, और लोगोस का मतलब होता है इसको स्टडी करना. तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या बनता है, इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर. कि आप किसी के दिमाग, ह्यूमन माइंड को पढ़ रहे हो या फिर ह्यूमन बिहेवियर को आप स्टडी कर रहे हो, इसी को कहते हैं साइकोलॉजी. ठीक है. तो साइकोलॉजी बेसिकली इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हमारे थॉट प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, हमारी फीलिंग्स का कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है. ठीक है. तो ये हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट कोग्निटिव प्रोसेसेस. कोग्निटिव प्रोसेसेस क्या होता है, कोग्निटिव प्रोसेसेस का मतलब है कि मतलब कोग्निटिव बेसिकली वर्ड जो है वो माइंड से रिलेटेड है. कोग्निटिव वर्ड इज़ बेसिकली रिलेटेड टू आवर माइंड. हमारा जो माइंड है, माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं. ठीक है. तो कैसे हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कैसे, हमारी कुछ परसेप्शंस होती हैं किसी चीज़ को लेकर, हम किसी चीज़ को कितने ध्यान से सुन रहे हैं, हमारी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. और कैसे हम लोग चीज़ों को सोचते हैं, लर्न करते हैं या फिर रिमेंबर करते हैं इंफॉर्मेशन, इसी को कहते हैं, ये सारे क्या हैं, कोग्निटिव प्रोसेसेस. जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे कोग्निटिव प्रोसेसेस हैं. ठीक है. कि मतलब आप किसी चीज़ को कैसे विजुअली देख रहे हो और हमारा ब्रेन कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहा है. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स. इमोशंस एंड फीलिंग्स में बेसिकली क्या आएगा कि लेट्स सपोज अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं,
ठीक है। तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर क्लाइंट का बिहेवियर, क्लाइंट के जो इमोशंस हैं वो कैसे चेंज हो गए एकदम से, ठीक है, और उसके बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, या फिर उस इमोशंस या फीलिंग्स के चेंज होने के कारण वो एंशियस फील करेगा अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। अगर दूसरी बात, अगर मैं दूसरी ही सिचुएशन की बात करूं, अगर किसी के फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो रहे हैं, ठीक है, उसने कुछ फाइनेंशियल गोल्स सेट किए थे अपने माइंड में, अगर तो वो गोल्स अचीव हो रहे हैं तो उसको काफ़ी अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस और फीलिंग्स हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज़ बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर बेसिकली होता है कि हम लोग किसी चीज़ को लेकर कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। बिहेवियर मीन्स आप लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं बिहेवियर। अब जो बिहेवियर है वो दो टाइप्स का हो सकता है, ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड सोशल बिहेवियर। ऑब्जर्विंग बिहेवियर मीन्स कि लेट सपोज अगर मैं साइकोलॉजिस्ट की बात करूं तो साइकोलॉजिस्ट लोगों का बिहेवियर कैसे मतलब ऑब्जर्व करते हैं, वो लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और मीन्स उनको कुछ क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं। क्वेश्चनर्स मतलब कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस साइकोलॉजिस्ट ने बनाए होते हैं और उस क्वेश्चन को कोई पर्सन मतलब अपनी थिंकिंग के साथ कैसे सॉल्व कर रहा है, ये उसका डिपेंड करेगा उसकी इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, उसके थॉट प्रोसेसेस कैसे काम कर रहे हैं, उसका किसी चीज़ को लेकर एटीट्यूड कैसा है और वो कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज करता है, बजटिंग डिसीजंस क्या हैं। इन क्वेश्चनर्स को सॉल्व करने के बाद साइकोलॉजिस्ट ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर मीन्स आप सोसाइटी के साथ, जो आपकी सोसाइटी है उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली कि हाउ पीपल इन्फ्लुएंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। लोग कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं और दूसरों से कैसे खुद इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो ये बिहेवियर ये एग्जामिन करता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अगर आप एज अ टीम काम करते हो, ठीक है, अगर आप एज अ टीम काम करते हो तो ये जो है ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग में आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा अगर आप एज अ टीम काम करते हो। अगर आप इंडिविजुअली काम करते हो तो वो कहीं ना कहीं मीन्स आप खुद को लेकर ही सोच रहे हो। फाइनेंशियल टीम्स में अगर आप काम करोगे तो सबके अलग अलग व्यूज़ आएंगे, तो आप सबके व्यूज़ जब कंबाइन होंगे तो एक अच्छा डिसीजन बाहर निकलेगा और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ भी काफ़ी अच्छी होंगी, ठीक है। सो ये दो तरह के बिहेवियर थे, ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड सोशल बिहेवियर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज़ साइंटिफिक जर्नी और साइकोलॉजी एज अ सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन। सो ये ओवरव्यू में भी मैंने बात की थी कि हम लोग डिफरेंट इसमें स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे साइकोलॉजी एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है, एक साइंटिफिक जर्नी है, इसमें कैसे हम लोग साइंटिफिकली काम करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, द जेनेसिस ऑफ इंक्वायरी। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन मीन्स आप कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस मान के चलते हो कि लेट सपोज अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें लोग कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस बना के चलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का आपने स्टडी करनी है कि लोग कैसे मतलब बिहेव करते हैं, लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो लोगों का सबका अपना अपना रिस्क टॉलरेंस होता है, सभी एक जैसा रिस्क नहीं उठा सकते, ठीक है। कईयों का बजट ज़्यादा होता है, कईयों का बजट कम होता है, ठीक है। तो हायर रिस्क टॉलरेंस भी होती है, कईयों में लोअर रिस्क टॉलरेंस भी होती है। तो इसके कारण क्या होगा कि सबके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी सबकी अपनी अपनी होगी, अलग अलग होगी। तो लोग कैसे किसी सिचुएशन के साथ डील करते हैं, या फिर अगर कोई ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या मतलब कि लोग ऐसे डील किसी भी सिचुएशन के साथ ऐसे डील करते हैं जब कोई अनसर्टनिटी आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उनका इमोशंस कैसे चेंज होते हैं। तो ये सब कुछ हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में ही आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड स्टेप दैट कम्स आफ्टर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। लेट्स सपोज आपने कोई हाइपोथेसिस बना ली कि लेट्स सपोज ये कोई अनसर्टनिटी आ गई है, तो अब या फिर कोई आपको सिचुएशन दी गई है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप है, आप क्या करोगे, एविडेंसेस इकट्ठे करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। अब ये जो डेटा कलेक्ट है, साइकोलॉजिस्ट लोगों से डेटा कैसे लेते हैं, अलग अलग मतलब टूल्स होते हैं जैसे कि सर्वे,
ठीक है, सर्वेस के थ्रू काफ़ी डेटा कलेक्ट हो जाता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन करके भी, इंटरव्यू करके, आर्चिवल रिसर्च करके, ये कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी टूल्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टूल दैट इज सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स। सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स जो है सबसे कॉमन मेथड है डेटा कलेक्ट करने का। इसमें क्या होता है कि लोगों का फाइनेंशियल एटीट्यूड कैसा है, किसी एक बंदे का फाइनेंस को लेकर कैसा एटीट्यूड है, वो कैसे बिहेव करता है, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, या फिर वो रिस्क टेक कर सकता है या रिस्क नहीं ले सकता, या फिर उसके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, ठीक है, या फिर उसके इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग इंक्वायर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में वही कि ये सर्वे और क्वेश्चनर में होता क्या है, इसमें बेसिकली कि इसमें ना वो सेट किए होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो क्वेश्चन सेट किए होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शंस होंगी, तो ये बेसिकली रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। आजकल तो सब कुछ ही डिजिटल चल रहा है, ठीक है, तो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है। इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर हो जाती है। वही ऊपर मैंने आपको बताया कि थॉट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स लोगों का पता चलता है उनके आंसर्स पढ़ के, कि कोई बंदा किसी चीज़ को लेकर कैसे सोच रहा है। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ ये बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी सारा डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हो। बट इसकी लिमिटेशन ये है कि ये मतलब सोशल रिस्पॉन्सेज सबके सेम नहीं हो सकते, सबकी डिज़ायर्स अलग होती हैं, तो ये थोड़ी सी सोशल इसमें बायसनेस देखने को मिलती है, सबकी डिज़ायर सेम नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स सपोज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट्स। ये भी दूसरा टूल है, ठीक है, जिससे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेसिकली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेके हो सकता है। लेट्स सपोज कोई पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है, ये कैसे इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट चॉइस के ऊपर इफेक्ट कर रही है, कैसे उनके ऊपर असर डाल रही है, तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बेसिकली स्ट्रेंथ इसकी क्या क्या है। स्ट्रेंथ यही है कि अगर कारण कुछ है तो उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कि कॉज का इफेक्ट के ऊपर, मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है तो इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। इट इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन इसकी क्या है कि इसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी का लैक आपको देखने में मिलता है, और दूसरा एथिकल कंसिडरेशंस भी राइज हो सकती हैं, स्पेशली अगर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक इज ऑब्जर्वेशन। ये भी एक टूल है जिससे साइकोलॉजिस्ट जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी से कुछ बुलवा नहीं रहे, ना ही आप उनसे लिखवा रहे हो, बेसिकली आप उनको वॉच कर रहे हो, किसी का बिहेवियर उसको बिना बताए। ठीक है, आप किसी को वॉच कर रहे हो कंटिन्यूसली, मतलब आप किसी का बिहेवियर देखने के लिए आप बेसिकली छुप के उसका बिहेवियर नोटिस कर रहे हो, और उसका बिहेवियर जो है वॉच करने के बाद आप रिकॉर्ड कर रहे हो रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में। ये रियल लाइफ एग्जांपल में हो सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई सिंपल सी एग्जांपल की बात करूँ, लेट्स सपोज अगर कोई टीचर है, टीचर जो है वो प्लेग्राउंड में बच्चे कैसे खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली पीछे से क्या करेगा, वो बच्चों का बिहेवियर नोटिस करेगा, उनको बताएगा नहीं कि मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ। वो टीचर जो है वो गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, तो वहाँ पे जाके उनको नोटिस करेगा, तो वो वहाँ पे बच्चे का बिहेवियर नोट करेगा कि वो एज अ टीम काम कर रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसको कहते हैं ऑब्जर्विंग। ठीक है, कि मतलब आप किसी का बिहेवियर देख रहे हो, उसको वॉच कर रहे हो, और साथ में क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, रियल लाइफ सेटिंग में आप देख रहे हो बिहेवियर। ठीक है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, लोगों का बिहेवियर रिकॉर्ड करते हैं, उनको पहले ऑब्जर्व करते हैं लोगों के बिहेवियर को, और उसको रिकॉर्ड करते हैं कि लोग फाइनेंशियल न्यूज़ को सुन के उनके इमोशंस में कैसे एकदम से चेंज आ जाता है, उनके बिहेवियर में कैसे चेंज आ जाता है, तो उस बिहेवियर को वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है कि ये जो बिहेवियर है वो आप रियल लाइफ सेटिंग्स में ऑब्जर्व करते हो, रियल लाइफ सिचुएशंस में। ठीक है, और आप नॉन वर्बल बिहेवियर कैप्चर कर सकते हो। नॉन वर्बल बिहेवियर वो बिहेवियर होता है कि मतलब किसी ने ओरली कुछ नहीं बोला, ओरली कुछ नहीं कम्युनिकेट किया, ना ही रिटन फॉर्म में लिख के दिया, बट आपने उसके एक्सप्रेशंस देख के, उसका बिहेवियर देख के, उसके इमोशंस देख के उसके बिहेवियर को स्टडी कर लिया। ठीक है, बट इसकी लिमिटेशन क्या है, हो सकता है ऑब्जर्वर जो है वो बायसनेस दिखाए, भेदभाव दिखाए। ठीक है, या फिर
किसी ऑब्जर्वर का बिहेवियर, मतलब ऑब्जर्वर के सामने अगर किसी बंदे ने, जैसे ऑब्जर्व ही है, उसको पता चल गया कि हाँ भाई ऑब्जर्वर मुझे नोटिस कर रहा है, तो वो नेचुरल बिहेवियर अपना शो ना करे, वो कुछ और शो करे बट अंदर से वो कुछ और हो, तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है। ठीक है। और कुछ बिहेवियर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। हो सकता है वो बंदा बाहर से ना दिखा रहा हो बट अंदर से उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। ठीक है। जो नेक्स्ट टूल है दैट इज़ इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ के थ्रू काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो आप पार्टिसिपेंट्स के बारे में, मतलब उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो क्या परसेप्शन रखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, मतलब वो क्या सोच लेकर चलते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस क्या हैं। ठीक है। ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। तो इंटरव्यू बेसिकली डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, वन ऑन वन इंटरेक्शन होती है बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट करता है, आगे से उसको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं और वो इंटरव्यूअर क्या करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में, और क्लैरिफाई भी हो जाते हैं रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट उसके बाद उसके एक्सपीरियंसेस भी पता चलते हैं इंटरव्यूई के बारे में। और लिमिटेशन इसकी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। और उसके जो इंटरव्यूअर बायस हैं उसके कारण रिस्पॉन्सेज भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इंटरव्यूअर के खुद के स्किल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अनदर टूल विच इज़ आर्चीवल रिसर्च। आर्चीवल रिसर्च में क्या होता है कि इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं, मतलब कैसा ट्रेंड पीछे से, मतलब पिछले साल में क्या ट्रेंड था, क्या पैटर्न चल रहा है, उन हिस्टोरिकल शिफ्ट्स को फाइनेंशियल बिहेवियर के साथ वो कोरिलेट करते हैं। ठीक है। इसमें एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डेटा है उसको एनालाइज किया जाता है और रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। तो इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रेंथ ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और पार्टिसिपेंट का बर्डन इसमें कम हो जाता है। लिमिटेशन इसकी ये रहेंगी कि मतलब डेटा कलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, और दूसरी बात ये है कि पोटेंशियल बाइसेस देखने को मिलेंगे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में। सो ये कुछ टूल्स हमने डिस्कस किया कि कैसे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, अलग अलग टूल्स अप्लाई करके, सर्वेज करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, आर्चीवल रिसर्च करके, इंटरव्यू करके वो कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेप, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब हमने डेटा तो सारा कलेक्ट कर लिया। ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के बाद अब बारी है एनालिसिस की। अब उस डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया उसको ऐसे ही थोड़ी रख देंगे। ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे कि चीज़ें कैसे चल रही थी और उसमें से क्या हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है काफ़ी सारी स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल टेक्निक्स लगाते हैं ताकि डेटा को एनालाइज किया जा सके, क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स कैसे हैं क्लाइंट और सीएस के बीच में, ये सारा वो स्टडी करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब लोगों का कैसे किसी चीज़ को लेकर कैसे उनके डिसीजन चेंज होते हैं उसको एनालाइज करने में। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि फाइनेंशियल बिहेवियर हमने स्टडी करना है, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो हमें यूज़ करे, मतलब हमारी हेल्प करेगा कि हम लोग कैसे उनके जो पैटर्न्स हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी इनकम लेवल्स अलग अलग होते हैं, सबका इनकम लेवल तो सेम नहीं होता, तो लोग अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करते हैं, जो भी उनकी पर्टिकुलर इनकम है उनके अंदर। ठीक है। उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स भी अलग अलग होंगी, और लेट्स सपोज अगर किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो लेविशली भी स्पेंड कर सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर किसी की इनकम कम है तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे इतने खर्चे हैं, इतने खर्चे के अकॉर्डिंग ही मुझे स्पेंड करना है, बाकी मेरी सेविंग्स मुझे रखनी है। ठीक है। वो कितना रिस्क टॉलरेंस है, कितना रिस्क उठा सकता है, सभी रिस्क उठाने में मतलब सभी रिस्क नहीं उठा सकते, कोई रिस्क ज़्यादा उठा सकता है, कोई रिस्क नहीं उठा सकता। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है और हमें क्वांटिटेटिव इनसाइट प्रोवाइड करता है। क्वांटिटेटिव मीन्स नंबरों में, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स। ठीक है। तो नंबर्स मीन्स परसेंटेज, आपको पता चल जाएगी कि इतने लोग रिस्क टॉलरेटिंग हैं, इतने नहीं हैं, इतनों की इन्वेस्टमेंट चॉइसेस ऐसी हैं, इतने परसेंट लोगों की। ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है इस डेटा को एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया होता है। ठीक है। और इन कंक्लूजन्स को वो अपनी थ्योरीज़ और मतलब जो भी उन्होंने थ्योरीज़ बनाई होती हैं
उनके अकॉर्डिंग उनका कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हैं और इनसाइट्स बनाते हैं कि लोग ऐसी सिचुएशन में ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस उनके होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक अप्रोच कि कैसे हम लोग पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था कि कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्शन के लिए हमने डिस्कस किया कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से साइंटिस्ट जो हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट जो हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू करके, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, सर्वेज करके, या फिर डेटा कलेक्ट करके। ठीक है, तो ये सारे डेटा कलेक्शन टेक्निक्स की। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे इस डेटा कलेक्शन के बाद हम लोगों ने डेटा एनालाइज किया, और उस डेटा एनालाइज करने के बाद हमने क्या किया, कंक्लूजन ड्रॉ किया। सो वी हैव कवर्ड फर्स्ट टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को लाइक करना, ताकि मैं और भी वीडियोस अपलोड करूं और आपकी भी कुछ मदद हो सके। एंड लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।